करना चाह रहा हूँ, बस एक दफ़ा मेरी यानी कि काम मुकम्मल हो जाए, वो यानी कि वो जीन छूट जाए तो मैं सुकून में हो जाऊँ। चलो बहरहाल मेरा तो ये कोई इतना बड़ा काम भी ना हो, तो काम कॉन्फ्रेंस भी है, थोड़ा प्रेशर आया हो तो वो तो अब इतना है भी ना। और मैं निकलवाऊंगा सो वो आ जाए, वह लेके तो अब मैं तरीका से फिर फारूकी के साथ चलूँगा। तो यह तो चीज़ तुम मैं लोग आपके साथ करना चाह रहा हूँ, और या तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं सर से मेरी यही हुई कि सर मैं यानी हकीकत में भी परेशान हूँ, या की वजह से आगे मज़ीद जो है अफोर्ड मैं फीस और ये चीज़ें ना कर पा रहा हूँ, सही। और मेंटली मैं काफ़ी यानी कि परेशान हूँ कि मेरा काम रोको पड़ो, मेरा काम हो ताकि, और मैं देख ले रहा हूँ मिल जा रही है तो मैं साथ में कर दे रहा हूँ। अहमद ज़िया, अहमद ज़िया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो वेटिंग आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा, तो वो वही आप कर कर रहा दें। हूँ यार, वही कर रहा हूँ।
वो तो बल्कि मैं अटेंडेंस लगाना शुरू हो गया था और मुझे पता नहीं था कि वो वेटिंग पर स्टूडेंट है सारे। जिस वक्त आवाज़ ही नहीं आई है फिर मुझे पता चला है सारा वेटिंग में। अहमद जिया, अहमद यासीन, Present, sir. अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, आमना जावेद, Present, अनम sir. इम्तियाज, अनम इम्तियाज, आमना जावेद हो गई आपकी। अनम इम्तियाज, अरिहा लियास, Present, sir. अरफा अबरार, Present, sir. आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. अजल्फा फैसल, Present, sir. फराज याकूब, Present, sir. वसिया नारीन, Present, sir. हाफिज मोहम्मद इब्रार, Present, sir. हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, Yes, sir. जहांजेब, Present, sir. जुनैद अहमद रब्बानी, Yes, sir. कलसूम एजाज, Present. खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, किंजा खालिद चौधरी, Present, sir. लाइबा नसीर, जी सर। मारिज रसूल, Present, sir. मारिज रसूल, Present, sir. माम एजाज, Present, sir. मरियम फिजा, मरियम फिजा, मसनूना कासी, मसनूना कासी, मोहम्मद इमरान, Present, sir. मोहम्मद उमर 004, मोहम्मद उमर Present, sir. 004, मोहम्मद बहजाद Present, sir. अनवर, मोहम्मद बहजाद अनवर, सर बहजाद से मैसेज आया, वो कह रहा है मेरा माइक नहीं ऑन होता। चलें मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस। मोहम्मद हसीब, Present, sir. मोहम्मद नासिर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Yes, sir. मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब इरशाद, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर तोफैल, जी सर। मोहम्मद जुबैर, Yes, sir. मोहम्मद जुहैब, Present, sir. मुनीबा उस्मान,
मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, प्रेजेंट सर। निदा नदीम, प्रेजेंट सर। राफिया कंवल, प्रेजेंट राफिया, सर। रिमशा सईद, प्रेजेंट सर। साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, प्रेजेंट सर। सफ़ा इदरीस, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, यस सर। शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. सिदरा नज़ीर, सिदरा नज़ीर, प्रेजेंट सर। उमर हयात, प्रेजेंट सर। उमर हयात। वकार अनवर, वकार अनवर, जुनैरा जावेद, प्रेजेंट सर। ज़ारा फारूक, प्रेजेंट सर। जरमीन अकमल, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद शाह से पे शादी प्रेजेंट लगा दें। सर अलिफा प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्लास के बाद दोबारा से अटेंडेंस होगी उस वक्त हो जाएगी। क्लास का सारे शाह से पे शादी मैंने कहा है क्लास के बाद एंड पर होगी क्लास की अटेंडेंस दोबारा से उस वक्त आपकी हो जाएगी अगर हो गए तो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने आपको कहा था कि मुझे मेल नहीं आती क्लास की, तो सर आज भी इसलिए आप लोगों को जो ग्रुप बनाया हुआ है ग्रुप के जरिए ही आप लोगों को जो भी यानी कि ये आता है ताकि उसमें ही शेयर हो जाता है। सर वहाँ पे शेयर नहीं होते, मुझे अलग से किसी से लेना पड़ता है। ग्रुप में भी शेयर नहीं हुआ है? नो सर। रोसिया। जी सर, वो एक्चुअली ईमेल सबको चला जाता है तो शायद वो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज थे कि वेटिंग पे आ रहा है, तो इसलिए शायद शेयर नहीं हो पाया। बाकी आइंदा से सर मैं लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। ये 3:33 पर किसका जूम लिंक शेयर हुआ है आप लोगों के ग्रुप में? ठीक है, वो थी अगर नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास हुआ करेगी आपने किसी को मेल आती है या नहीं आती है अपने ग्रुप में ये लिंक जो है वो शेयर कर देना। जी सर बिल्कुल। जी last time you have studied about solubility of solute in solvent. During the solubility of solute in solvent, the energy of solute and solvent is also changed. इस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो डिज़ोल्व करने के दौरान सोल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी जो है वो चेंज होती है और जिस वक्त वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी से डिफरेंट होती है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और उसकी बेस पर आप लोग ये बताते हो सोल्यूशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है या ऑब्जॉर्ब हुई है। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक स्टडी किया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करवाते हो, जिस वक्त सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इंटरेक्शन को
ख़त्म भी करते हो और न्यू इंटरेक्शन जो है वो जनरेट करते हो। When the interactions which is present between solute and solute molecule and solvent molecule, when we try to decrease these interactions, then we must need to increase temperature. We must need to increase the energy of the molecules. And during increasing these, kinetic energy of the molecules also increase. When the kinetic energy of the molecule is increased, then enthalpy of solute molecule and solvent molecule is also increased. जिस वक्त आप लोग बेसिकली सोल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आप लोगों को ये होता है कि जो इंटरेक्शन सोल्यूट के दरमियान है और सॉल्वेंट के दरमियान है उसको ख़त्म करना होता है, और इसके लिए आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो सोल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाए। और आप लोगों को पता है जिस वक्त हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से उनकी इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त आप लोग एनर्जी इंक्रीज करते हो तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और जिस वक्त रैंडमनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसकी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में सोल्यूट के दरमियान से और सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इंथैल्पी जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करते हैं और इसके साथ इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज करते हैं। और जिस वक्त इंटरेक्शन जनरेट होती है between solute molecules and solvent molecules, then entropy and enthalpy of solution is decreased. और उसकी बेस पर आप लोग तीनों की इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हो, जिसमें सोल्यूट भी आती है इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन आती है और सोल्यूट इंटरेक्शन आती है। तीनों का सम लेते हो। सम लेने के बाद अगर आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव फॉर्म में हासिल हो तो इसका मतलब है कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में हासिल होती है तो उस कंडीशन में सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। इट मीन यू हैव 4 possibilities when large positive value of enthalpy change, which is basically energy change during decreasing the intermolecular forces which are present between solvent molecules. Similar, delta H2 is enthalpy change during decreasing the intermolecular forces between solute molecules. And delta H3 is enthalpy change during interaction which is generated between solute and solvent molecules. When interactions are generated, it means energy is released. Energy should be in negative form. It means during the interaction generated between solute and solvent, enthalpy change delta H3 must be in negative form. When molecules or intermolecular forces which are present between solute and solute molecules and solvent molecules, if we try to disappear, to decrease
these intermolecular forces, we must supply energy to the solute molecules and solvent molecules. During this providing energy, the energy of the molecules is increasing. It means process is endothermic, and during endothermic process, enthalpy change is in positive form. This positive value may be small, may be large. जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान से इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और ये एनर्जी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस इंथैल्पी चेंज को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये प्रोसेस आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उस कंडीशन में यह एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उस कंडीशन में यह एनर्जी कम होगी। जहाँ पर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इंट्रैक्शन ज़्यादा है और एंथैल्पी चेंज भी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होगी, और जहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोगों के पास एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल। जहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से आप लोग कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आसानी से सेपरेट आउट हो रहे हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी है इन विच large positive value for separation of solvent molecules and large positive value for separation of solute molecules and large negative value during interaction generated between solute and solvent molecules। जिस वक्त आप लोग इन तीनों का सम लेते हो, अगर इसके रिजल्ट में आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हासिल होगी तो इसका मतलब है सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू हासिल होगी, और सल्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है जिसकी वजह से आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हासिल होगी। और इंट्रैक्शन जिस तरह सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जनरेट होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्मॉल नेगेटिव वैल्यू हासिल हो, और जिस वक्त आप लोग इसका सम निकालते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हासिल होगी ऑफ सॉल्यूशन की। अगर आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में होगी तो इसका मतलब है कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह अगर आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो स्मॉल हो और सॉल्वेंट पर सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लार्ज पॉजिटिव में हो, और सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की वैल्यू जो है सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में हासिल होगी, जो इंडिकेट करेगी कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि आप लोगों के पास सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान भी इंट्रैक्शन कम हो और सॉल्वेंट के दरमियान भी इंट्रैक्शन कम हो, जिसकी वजह से आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू हासिल हो सॉल्वेंट के लिए और स्मॉल ही आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल हो सल्यूट के लिए, और स्मॉल नेगेटिव वैल्यू हासिल हो जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव वैल्यू हासिल होगी, और उस कंडीशन में भी सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सल्यूबल होगा। बेसिकली these 4 conditions, on the basis of these conditions we can tell the solute can be dissolved in solvent or not. If solution enthalpy change value is in small positive or small negative value, then solute easily dissolved in solvent to form a solution. If
The enthalpy change of solution is obtained in large positive value. It means solute cannot be dissolved in solvent. It means solution is not formed. When you dissolve solute in solvent, there are two types of possibilities. Solutes can easily dissolve in solvent to form a solution. This process is called dissolution. And other condition is that solute combine with solute molecules and to form a large sized solute. Accumulation of solute during solution is called crystallization. क्या सल्यूट का सल्यूट के साथ मिक्सअप हो जाना, जिसकी वजह से आप लोगों के पास लार्ज साइज में सल्यूट हासिल होगा, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाना, सोल्यूबल हो जाना, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। These two solutions occurred at the same time. अगर आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन हो, आप लोगों को ये तो पता है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूबिलिटी किसको कहते हैं। बेसिकली सोल्यूबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट which tells us how much amount of solute can easily be dissolved in solvent. Solubility is the property of solute which tells solute can easily be dissolved in solvent or not. If large amount of solute can easily dissolve in solvent, it means solubility of solute is large. If small amount of solute is possible to dissolve in solvent and large amount of solute cannot be dissolved in solvent, it means solubility of solute is very low. अगर आप लोगों के पास सल्यूट की ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है तो इसका मतलब है कि सल्यूट की सल्यूबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आप लोगों के पास सल्यूट की कम अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है तो इसका मतलब है कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कम सल्यूबल है और सल्यूट की सल्यूबिलिटी जो है वो कम है। ऐसे कंडीशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मजीद अमाउंट सल्यूबल हो, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं उस सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व ना हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में सोल्यूबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, और इसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं, जिसके मुताबिक सोल्यूबिलिटी जो है वो इक्वल होती है K इंटू पी। पी यहाँ पर जो है वो पार्शियल प्रेशर है और K जो है वो कांस्टेंट है। कि जितना आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस मॉलिक्यूल का तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे यानी कि सॉल्वेंट के करीब आएंगे तो उस कंडीशन में उनका दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होगी, और जिस वक्त इंट्रैक्शन जनरेट होगी इसका मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और इस तरह हम पार्शियल प्रेशर की मदद से गैस मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड इसकी कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है
अगर आप लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूट की मजीद अमाउंट जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और आप लोग अगर और मजीद सोल्यूट ऐड करते जाते हो, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास दोबारा से एक ऐसी कंडीशन हासिल होगी जिसमें हीटिंग के बाद भी मजीद सोल्यूट डिजॉल्व ना हो, तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। When you dissolve solute into solvent, the amount of solute which is dissolved during the solution is also monitored with concentration of solution or color of solution. When you add solute in solvent, suppose color of solvent is blue and color of solute is brown. When you add solute into solvent, and if solute cannot be dissolved in solvent, it means the color जो आप लोगों का सॉल्वेंट का है वो ब्लू ही अपीयर होगा। और जिस वक्त सोल्यूट सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल होगा तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का कलर जो है वो आप लोगों के पास लाइट ब्राउन अपीयर होगा। और अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा सोल्यूबल होगी सॉल्वेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन का कलर डार्क ब्राउन होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर किस तरह सोल्यूबल होती है, और इसका मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल दी थी और उसके किस तरह डिजॉल्व होती है उसके बारे में भी बताया था। इनिशियली जिस वक्त सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता तो उस कंडीशन में इसका कलर सॉल्वेंट का जो है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जिस वक्त पार्शली सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उस कंडीशन में कलर सोल्यूशन का जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से होगा। जिस वक्त सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा तो उस कंडीशन में सोल्यूट का अलग कलर होगा, सॉल्वेंट का अलग कलर होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास सोल्यूट कम डिजॉल्व होगा तो उस कंडीशन में उसका कलर जो है वो लाइट अपीयर होगा। अगर आप लोगों के पास सोल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो उस कंडीशन में उसका कलर जो है वो लाइट से डार्क की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना शुरू हो गई है। ये आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है, ये सैचुरेटेड की है और ये सुपर सैचुरेटेड की है। आप लोगों को पता है अनसैचुरेटेड में सोल्यूट की कम अमाउंट सॉल्वेंट में ऐड होती है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप लोग बेसिकली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, जिसके साथ आप लोगों के पास सॉल्यूशन का कलर जो है वो भी चेंज होता है। और इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अलिशबा? अलिशबा से सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मेरा नेट नहीं आ रहा था। इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। इसके अपोजिट दूसरा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था जिसमें सोल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है और कंबाइन होकर दोबारा से लार्ज साइज में सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास जनरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जिसमें सोल्यूट के साथ अटैच हो, सॉल्वेंट के साथ अटैच ना हो, तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती हैं या डिक्रीज होती हैं? एमन यासीन, एमन यासीन,
यस अरिहा सर। इलियास। जी अमन यासीन, ये जब बताएं। जी सर, सवाल एक दफा रिपीट कर दें। मैंने ये पूछा है कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो या आप लोग, तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज सोल्यूशन की जो है वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी? पॉजिटिव में होगी। और जिस वक्त आप लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हो? जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सोल्यूट जो है वो सोल्यूट में ही डिसॉल्व हो जाता है, तो तब नेगेटिव होती है। बेसिकली जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखा था कि आप लोग सोल्यूशन जो सोल्यूट हैं उनको आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करके फिर उनको मिक्सअप करते हो, और जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूट को आपस में मर्ज करते हो, और जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स को सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करते हो सोल्यूशन के दौरान, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो अलग-अलग होते हैं और दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में सोल्यूट के साथ ही अटैच होता है, सॉल्वेंट के साथ ही अटैच होता है, जिसके रिजल्ट में आप लोग ये देखते हो कि इंट्रोपी डिसऑर्डर रैंडमनेस जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा होती है और सोल्यूट और सॉल्वेंट की फॉर्म या क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में कम होती है। डिस्टेंस मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा होता है और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कम होता है, जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म में एंथैल्पी चेंज जो है वो ज़्यादा होगी और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में एनर्जी जो है वो कम होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, और जिस वक्त क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज लेस देन 0 होगी। जिस वक्त आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सोल्यूट बेसिकली दो तरह के होते हैं। Some solutes can easily dissolve in water molecule and some solutes have ability to does not dissolve in water solvent. Those solutes which can easily dissolve in water solvent, they are such solutes are called hydrophilic because these solutes have polar sides. These solutes are polar in nature, and those solutes which are not dissolved in water solvent are non-polar in nature. It means वो वाले सल्यूट जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर लविंग स्पीशी, और वाटर लविंग स्पीशी हमेशा पोलर पार्ट पर कंसिस्ट करती है, और वो वाले सल्यूट जो वाटर में सल्यूबल नहीं होंगे इसका मतलब है वो नॉन पोलर है, और उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट, और वाटर रिपेलेंट हमेशा वो वाली स्पीशी होंगी जो नॉन पोलर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है और ये पोलर सॉल्वेंट या सल्यूट को ही डिजॉल्व करेगा, और अगर आप लोग इसमें नॉन पोलर ऐड करोगे तो ये इसको डिजॉल्व नहीं करेगा, और इसके साथ में कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जिस तरह फेट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है, जिसमें आप लोगों के पास पोलर पार्ट जो है वो होगा तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और अगर उसमें नॉन पोलर पार्ट होगा क्योंकि फेट्स जो होती हैं उसमें मोस्टली नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप लोग जिस वक्त सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने होते हैं,
और इसमें सबसे पहला फार्मूला जो है वो मोलैरिटी का है। मोलैरिटी इज द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी जो है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेशो है। और आप लोगों को पता है कि मोल्स जो है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो इक्वल होती है mass of solute divided by molar mass of solute. In such condition, molarity must be equal to mass of solute divided by molar mass of solute into 1 over volume of solution in decimeter cube or liter. और ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है उसकी वैल्यू चेंज होती है। बिकॉज दिस इक्वेशन शोज दैट मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ you increase the temperature, it means the volume of solution is also increased. It means molarity also change. जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है। जिस वक्त वॉल्यूम चेंज होगा तो उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है वो भी चेंज होगी। आप लोगों को पता है कि जितना आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी और वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मोलैरिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मोलैरिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वॉल्यूम इंक्रीज इट मीन मोलैरिटी डिक्रीज, इफ वॉल्यूम डिक्रीज इट मीन मोलैरिटी इंक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट है मोलैरिटी। Molarity is the ratio between moles of solute and kilogram of solvent. मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स पर टेम्परेचर को कोई अफेक्ट नहीं होता। इसके साथ मैस ऑफ सॉल्वेंट, जितना मैस ऑफ सॉल्वेंट पहले होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीजिंग करने से मोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जब भी न्यूमेरिकल आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस इक्वेशन को फॉलो करना है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए जो फार्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए जो फार्मूला है वो इक्वल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके जरिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे और उस नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लोग मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास मोलैरिटी हासिल होती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट मोल फ्रैक्शन। Fraction is the mole of any component divided by total moles of the solution. Total moles of the component which involved in the solution. और इसके अंदर आप लोगों के पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट है। और आप लोगों को पता है कि मोल्स जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीजिंग करने से मोल फ्रैक्शन पर या मोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं होता। चाहे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन कोई चेंज नहीं होती है। लास्ट है कि आप लोग परसेंटेज में आप लोग सोल्यूशन बनाते हो, जिसमें आप लोगों के पास मास परसेंटेज है
ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है, और पार्ट्स पर बिलियन है, और इसके साथ पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है, फोर्थ जो है। mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 10 multiply by 100। अगर आप लोग 100 से mass of solute divided by mass of solution को मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास mass percentage के लिहाज से solution बनेगा। और अगर आप लोग solution बनाना चाहते हो ppm पार्ट्स पर मिलियन में, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सल्यूट का मैथ लेना है और सॉल्वेंट के मैथ लेना है, दोनों का रेशियो निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 रेज पावर 6 से, तो आप लोगों के पास सोल्यूशन जो बनेगा वो पार्ट्स पर मिलियन होगा। अगर आप लोगों को पार्ट्स पर बिलियन बनाना चाहते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो 6 है उसको 9 में कन्वर्ट कर देना है। और अगर आप लोगों को पार्ट्स पर ट्रिलियन बनाना चाहते हो, जिसको हम पीपीटी कहते हैं, तो उस कंडीशन में mass of solute divided by mass of solution into 10 रेज पावर 12 होता है। और इस तरह से हम डिफरेंट परसेंटेज के सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इस टेबल में इसकी एप्लीकेशन दी हुई है और इसके साथ जो है इनकी डेफिनेशन दी हुई है कि किस तरह आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना सकते हो। इसके बाद आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट है, और सेकंड असाइनमेंट में आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बुक से, और वो वाले न्यूमेरिकल जिनमें ये इक्वेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और उनको मैं मार्क आप लोगों को करवा देता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। आप लोगों ने 12.56 से लेकर 12.74 तक सॉल्व करने हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें आप लोग 12.56 से लेकर 12.75 तक। सॉरी सर, ये कुछ ज्यादा नहीं है? अन्यवा यहाँ तक होते हैं 12.56 से लेकर 12.81 तक। उसमें से कुछ नहीं सर, नहीं नहीं सर, ठीक है सर, ये सही है सर। तो ये आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट है और ये आप लोगों ने ट्यूसडे तक जमा करवानी है। सर आप हमसे कोई क्विज भी ले लें थोड़ा सा सर, क्योंकि हमारे मिस हो रहे हैं, दूसरी क्लासों के प्रेजेंटेशंस भी हो रही हैं सर। तो फिर इसका ना करें। जी सर, इसका ना करें, इसको छोड़ दें। नहीं सर, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर दें, इतने एमसीक्यू वो हैं न्यूमेरिकल्स। तो आगे फिर भी तो आगे नेक्स्ट में भी तो कोई असाइनमेंट देनी है, फिर वो असाइनमेंट आप लोगों को कम हो जाएंगी। चलें सर, मर्जी, ठीक है कर लें सर, क्विज ले लें। सर हमसे एक्स्ट्रा क्विज सर प्लीज ले लें हमसे एक्स्ट्रा क्विज, क्योंकि हमारे रह गए हैं और उससे ग्रेड बनने हमारे, अगर ना होंगे तो फिर वो हो जाएगा ना। एक एक्स्ट्रा क्विज ले लें प्लीज। असाइनमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के असाइनमेंट ज्यादा हो जाएंगे, अगर ज्यादा चांस तो यही है कि क्विज प्लस असाइनमेंट दोनों के मर्ज होकर नंबर लगने हैं। जी सर, फिर आप नंबर ऑफ असाइनमेंट ज्यादा ले लीजिएगा सर हमसे। जी सर। तो इसीलिए फिर आपकी मर्जी है कि टाइम आप लोगों ने इंक्रीज करवाना है या नहीं करवाना है। इंक्रीज करवाओगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जितनी होंगी वो सारी काउंट होंगी। नहीं सर, रहने दो, टाइम में कर लेंगे सर। और सर मंडे को आप एक और असाइनमेंट अनाउंस कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करना है। अनम इम्तियाज। अनम इम्तियाज। प्रेजेंट हूँ सर। Kindly tell me what is the difference between kinetics and thermodynamics? क्योंकि लास्ट चैप्टर
तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था। अब आप लोगों ने जो पढ़ना है वो काइनेटिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद हो, इसी वजह से मैंने पूछा है। जी अरिहा। सर जी मैं बताऊं? बताएं अनम। यस सर, थर्मोडायनामिक्स में हम मतलब के रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हीट और एनर्जी का। और काइनेटिक में क्या करते हैं? सर काइनेटिक्स ये सामने लिखा है। नजर नहीं आ रहा ना? सर आ रहा है, इसलिए तो कह रही हूँ कि ऊपर से देख के अब रीडिंग कर दूं। अब नजर आ रहा है? जी अरिहा। अरिहा। नो सर अब नजर नहीं आ रहा। सर जी मैं बताऊं? जी बताएं। सर जी थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स दोनों सिमिलर तो हैं, लेकिन कुछ लिहाज से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम किसी भी केमिकल चेंज की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन काइनेटिक्स में हम उस चेंज में आने वाले पर्टिकुलर पाथवे को भी देखते हैं कि ये केमिकल या फिजिकल चेंज किस तरह से आया, किस रेट पर आया। रेट ऑफ रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं हम काइनेटिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन है, जबकि काइनेटिक्स में हम थर्मोडायनामिक्स स्टेप्स में और इनिशियल इंटरमीडिएट और फॉर्मेशन फाइनल के स्टेट बारे में भी। देखते हैं। काइनेटिक्स जो है वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिएक्शन रूल, mechanism of reaction. Kinetics provide the information about mechanism of the reaction. Mechanism of reaction is basically the path of reaction in which first reactant is converted into intermediate, and then second intermediate, and then fourth intermediate, and in the last intermediate is converted into product. These intermediates, which are formed during the reaction, is identified with the help of chemical kinetics. The factors which affect the rate of reaction is controlled or discussed are based on chemical kinetics. The rate of reaction is also monitored with the or in branch of chemical kinetics. इसका मतलब है कि जितने भी रिएक्शन, जिस वक्त रिएक्शन होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो उस कंडीशन में पहले आप लोगों के पास इंटरमीडिएट बनता है। अब वो इंटरमीडिएट एक भी हो सकते हैं, दो भी इंटरमीडिएट हो सकते हैं, तीन इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन सारे इंटरमीडिएट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि कितने इंटरमीडिएट बने हैं। केमिकल काइनेटिक्स ये भी बताती है कि रिएक्शन जो है वो, स्लाइड मैंने शो ही नहीं की हुई, मैं तो वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। सर काइंडली रिपीट कर देंगे। मैंने कहा है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये बताती है कि आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले किसी स्पीशी में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। बेसिकली ये बताती है कि रिएक्शन का पाथ क्या है, कि जिसके दौरान रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है।
इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ये भी बताती है कि रिएक्शन जो है जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो स्पीड के साथ कन्वर्ट हो रहा है या स्लो कन्वर्ट हो रहा है। कि रिएक्टेंट जो है स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं या स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, इसके बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स ही इंफॉर्मेशन देती है। इसके साथ जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसके बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के रेट को हम डिफरेंट फैक्टर की बेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट की नेचर को चेंज करके कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके कर सकते हैं, हम कैटालिस्ट ऐड करके कर सकते हैं। जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट आपस में ज़्यादा कोलिजन शो करते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में थोड़ा सा सफ़र करते हैं तो अगला मालिक्यूल आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा सफ़र करते हैं तो फिर अगला मालिक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस वक्त कोलिजन होती है उसी के बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है। अगर कोलिजन ना हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं बनता। ये केमिकल काइनेटिक्स कहती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उसके रिजल्ट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट होगा। इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स ये भी कहती है कि जो आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो, कैटालिस्ट बेसिकली वो स्पीशी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करती है। अगर आप लोग कैटालिस्ट की अमाउंट को कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर कैटालिस्ट की अमाउंट ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर कैटालिस्ट की अमाउंट कम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और इसके साथ लास्ट जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि बाद फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बाद फंक्शनल ग्रुप जो है कम रिएक्टिव होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों के पास एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास एसिड क्लोराइड ग्रुप मौजूद हो और उन दोनों ने अगर रिएक्शन करवाते हो अमाइन ग्रुप के साथ, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप बनता है, तो एसिड क्लोराइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्पीड के साथ अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और स्पीड के साथ आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप फॉर्मेशन होगी। जबकि एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ बड़ा स्लोली रिएक्शन करता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग रिएक्टेंट की नेचर को चेंज करते हो तो उस बेस पर भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये होता क्या है, जिस तरह आप लोग किसी भी मोटरसाइकिल या कार की स्पीड चेक करते हो। अब स्पीड किस तरह चेक करते हो, आप लोग ये चेक करते हो कि उसने कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास स्पीड हासिल होती है। अगर उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है कम टाइम में तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और अगर उसने कम डिस्टेंस कवर किया है ज़्यादा टाइम में तो इसका मतलब है उसकी स्पीड कम है। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कंसर्न द रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज डिवाइडेड बाय टाइम से।
कि जिस वक्त आप लोग मोलर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करते हो तो उसके रिजल्ट में अगर आप लोगों के पास ज़्यादा वैल्यू हासिल होगी तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, और अगर कम वैल्यू हासिल होती है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है। और मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ड्यूरिंग रिएक्शन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। इसी वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हमेशा ज़्यादा ही होगी, लेकिन जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमेशा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के फाइनल कंसंट्रेशन से कम होगी, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नेगेटिव साइन ही हासिल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन चेंज से को टाइम से डिवाइड करने से कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके रिजल्ट में आप लोगों के पास लार्ज वैल्यू हासिल होगी तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, और अगर आप लोगों के पास इसके रिजल्ट में स्मॉल वैल्यू हासिल होगी इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है, और इसकी बेस पर ही हम बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है या ज़्यादा है। जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच reactant are converted into product but product cannot be converted into reactant. Such reactions are called irreversible reactions, and those reactions in which reactant are converted into product and product are converted into reactant, such reactions are called a reversible reactions. वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाते, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिस वक्त आप लोग इनिशियल रिएक्शन करते हो स्टार्टिंग रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जिस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में कुलियन भी ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा कुलियन होंगी तो उतने ही चांस ज़्यादा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और जिस तरह आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और जिस वक्त उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की आपस में कोलिजन कम हो जाएगी, आपस में टकराना कम हो जाएगा, और जितने टकराना कम होगा इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगी, और जिस वक्त कन्वर्ट होगी तो बड़ी स्लोली कन्वर्ट होगी क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो गई।
इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, बेसिकली जब भी आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी को ऐड करते हो तो इनिशियली उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और बाद में टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सपोज आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो हैं वो ए हैं और बी हैं, और जिस वक्त आप लोग इनका रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट सी बनता है। जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्टिंग में मिक्स किया है, जिस वक्त टाइम बस सिर्फ मिक्स ही किया है, तो उस वक्त टाइम 0 है कि एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं है, उस वक्त का ये टाइम है। सपोज उस वक्त ए की कंसंट्रेशन जो है वो 8 मालिक्यूल हैं और बी की कंसंट्रेशन जो है वो 8 मालिक्यूल है। अब सी, क्योंकि इनके दरमियान कोलिजन नहीं होता, इसका मतलब प्रोडक्ट ही नहीं बना है, और जिस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0 होगी। जिस वक्त टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के साथ साथ ए और बी जो कि रेफरेंस स्पीशी हैं इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और सी की कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगी। सपोज हम चेक करते हैं 16 मिनट के बाद, तो उस कंडीशन में जिस वक्त हमने चेक किया कि रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट बची है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, तो वो सपोज हमारे पास हासिल हुई है ए की कंसंट्रेशन 4 मोल्स हासिल हुई है, बी की कंसंट्रेशन 4 मोल्स हासिल हुई है, और सी की कंसंट्रेशन जो है इस वक्त 4 मोल ही हासिल हुई है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने 0 से 6 मिनट तक का टाइम दिया है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब है कि उनका दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सपोज आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी और 16 मिनट के बाद आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ये बची है। अब इसमें जो एटम्स हैं उनके दरमियान स्पेस कम है, इनमें जो स्पेस है वो ज़्यादा है। क्या रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तभी जाहिर है प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब ये कंसंट्रेशन आप लोगों के पास सी की है, इसी तरह आप लोग बी के लिए कैलकुलेट करते हो, इसी तरह आप लोग ए के लिए कैलकुलेट करते हो, जिसमें आप लोग टाइम इंटरवल जो है वो T2 - T1 कैलकुलेट करते हो। सर ये कंसंट्रेशन किस तरह मेजर करेंगे? एक चलते हुए रिएक्शन में एक रिएक्शन हो रहा है, फर्ज किया हमने रिएक्टेंट्स को ऐड किया है, तो विद इन टाइम अगर हम करना चाहें मेजर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एक ही चीज में, तो किस तरह करेंगे? ये हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जरिए कैलकुलेट करते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेंस वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। इसके साथ हम TLC वगैरह से भी आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली जो हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं वो करते हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बेस पर। जिस तरह आप लोगों ने कलर देखा था, कंसंट्रेशन सल्यूट की ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में डार्क कलर आ रहा था, और जिस वक्त सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो रही थी तो उस कंडीशन में उसका कलर जो है वो लाइट अपीयर हो रहा था। जी सर। और उसी की जिस वक्त आप लोग रन करवाते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उससे इंडिकेशन होती है कि आप लोगों के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। और उस कंडीशन में आप लोगों को पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है या फास्ट है, कंसंट्रेशन कितनी कम हुई है या इतने टाइम में कितनी कम हुई है, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो फिर कितनी कम हुई है। इस तरह डिफरेंट इंटरवल के बाद हम सैंपल को रन करते हैं UV के अंदर, और उसके ज़रिए हमारे पास कंसंट्रेशन हासिल होगी।
और वो हमारे पास लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ की फॉर्म में हासिल होती है, और उसकी वैल्यू में डिक्रीजिंग आएगा तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और अगर उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा हासिल होगी तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इस तरह हम यूवी के जरिए मॉनिटर करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि लेक्चर का टाइम भी हो गया है। और वो वाले स्टूडेंट जो अहमद जिया है, अहमद जिया, अलिशबा, अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, खालिद हुसैन, मरियम फिजा, प्रेजेंट सर। मसनूना कासी, मसनूना कासी, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, सर शाहजेब इरशाद प्रेजेंट। मोहम्मद उमर 94, प्रेजेंट सर। मुनीबा उस्मान, मुनीबा उस्मान, प्रेजेंट सर। साद अमजद, सर साद अमजद प्रेजेंट है, उसका माइक का इशू आ रहा है, उसने चैट में भी मैसेज किया हुआ है। चलें ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।